हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलो बच्चे, एक काम करते हैं, न्यू चैप्टर बेटा एक शुरू कर रहे हैं आपके कोर्स का। लास्ट चैप्टर का नाम है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा बच्चे, इसमें हम ना बेटा दो चीज़ों का प्रिपरेशन हम देखेंगे। एक तो है बेटा आपकी बैलेंस शीट, एक तो हम प्रिपरेशन देखेंगे बेटा बैलेंस शीट का, और बच्चे दूसरा हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दूसरा हम प्रिपरेशन देखेंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेटा जो फॉर्मेट्स हम करेंगे ना बैलेंस शीट के और पीएल के फॉर्मेट जो हैं वो हैं बेटा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो शेड्यूल है, जो फॉर्मेट्स हैं बेटा वो हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लो बेटा ये बनाओ, फिर हम बेटा फॉर्मेट्स बनाना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। करें बच्चे, चलो आ जाओ। सबसे पहले बेटा हम फॉर्मेट देखेंगे बैलेंस शीट का। पार्ट 1 बैलेंस शीट। पार्ट 1 बैलेंस शीट। बेटा एक काम करो, 3 कॉलम्स बना लो इसमें। पर्टिकुलर्स एक बनाओ नोट नंबर का कॉलम, और एक बना लो बच्चे अमाउंट का कॉलम। तो 3 कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। बेटा पर्टिकुलर्स में पहले लिखो इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें बेटा आप फर्स्ट लिखोगे, सबसे पहला हेड आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स का। सबसे पहले बेटा शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में लिखो, सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर लिखो बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लो बेटा ये आपका बच्चे फर्स्ट हेड हो गया। फिर बेटा सेकंड हेड आपका आता है नॉन करंट
लायबिलिटीज। सेकेंड हेड आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगी सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, फिर आएगा बच्चे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये बेटा आपके ना कोर्स में नहीं है वैसे, ये डेफर्ड टैक्स का जो केस है बेटा, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना 22 है, वो आपके कोर्स से बेटा उन्होंने हटा दिया है, पहले आपके कोर्स में था, अब ये ग्रुप 2 में पढ़ोगे बेटा आप लोग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और फोर्थ आएगा बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हो गया बेटा आपका सेकेंड हेड। थर्ड हेड लायबिलिटी साइड पे आता है आपका करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज का हेड, बेटा करंट लायबिलिटीज में लिखना शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। फिर बेटा सेकंड लिखना ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। थर्ड अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। और लास्ट आएगा बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है बेटा, ये बच्चे आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। ये आपकी बेटा लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड। फिर बेटा आते हैं असेट्स पे। असेट्स बेटा, असेट में फर्स्ट हेड है आपका नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट, बेटा नॉन करंट असेट में फर्स्ट आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और बेटा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के नीचे सब हेड्स आएंगे। पहला टेंजेबल असेट्स, सेकंड बेटा इनटेंजेबल असेट्स, टेंजेबल असेट्स, इनटेंजेबल असेट्स। थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर बेटा बी पॉइंट आएगा
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके बेटा टेंजेबल असेट्स आ गए, इनटेंजेबल असेट्स आ गए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई। थर्ड, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट बेटा ये आप एज पर AS 22 पढ़ोगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ई पॉइंट आता है बेटा अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। लो बच्चे, ये बेटा आपका पहला हेड हो गया हमारा नॉन करंट असेट्स का, ठीक है। फिर सेकंड आता है करंट असेट्स का, करंट असेट्स बेटा करंट असेट्स में आएंगे सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेटा AS 13 में हमने पढ़ी हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसके बाद बेटा आएंगी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आएगा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर करंट असेट्स। लो बेटा ये आपके बच्चे असेट का टोटल आ गया। ये बेटा आपके असेट्स का टोटल आ गया। लो कॉपी करो बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम एक फॉर्मेट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बनाए बच्चे, आओ चलो अब हेडिंग लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 3 कॉलम्स बनाओ बच्चे, पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर का और अमाउंट का। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है। चलो पहले हम इनकम्स लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा स्ट्रिक्टली एज पर फॉर्मेट चलोगे आप लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड अदर इनकम्स, ये बेटा आपका टोटल रेवेन्यू आ गया।
टोटल रेवेन्यू, ए लिख लो इसे। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं थर्ड पे। बेटा अब लिखना शुरू करेंगे खर्चे। इसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर बेटा फोर्थ आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सिंपल वर्ड्स में बेटा आप कह लो फिनिश्ड गुड्स की परचेजेस। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स की परचेजेस। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ finished goods and work in progress. Changes in inventory of finished goods and work in progress. फिर employee benefit expenses. सेवेंथ पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट यानी बेटा इंटरेस्ट कॉस्ट। हो सकता है आपने कोई लोन लिया हो, उस पे इंटरेस्ट दिया है बेटा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। depreciation and amortization expense. Ninth, other expenses. अदर एक्सपेंसेस। लो बेटा टोटल करोगे तो ये आपके खर्चों का टोटल आ गया, एक्सपेंसेस का टोटल एक्सपेंसेस। इसे लिख लो बेटा बी। तो ऊपर टोटल रेवेन्यू आया था, ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए बी। ए माइनस बी आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर exceptional and extraordinary items. Profit before exceptional and extraordinary items. A minus B, ठीक है। इसमें से आप बेटा माइनस करोगे पहले एक्सेप्शनल आइटम्स। ये आएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। फिर बेटा इसमें से आप माइनस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आएगा बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करोगे फिर टैक्स और ये आएगा बच्चे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस बेटा, तो ये आपका बेटा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। पीएल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी। करें बच्चे? एक काम करो जरा बेटा, स्टडी मटेरियल पे आ जाओ अपने। पेज नंबर 4.36 बेटा, पेज नंबर 4.36 इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना बहुत ध्यान से बेटा। इलस्ट्रेशन 5, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31st March 12, लैंड एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बैंक, एडजस्टेड परचेजेस। बेटा आपने पढ़ा हुआ है ये एडजस्टेड परचेजेस फाउंडेशन में, अगर आपको याद हो बेटा। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब पता है क्या होता है? दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, मतलब परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद ये फिगर आई है। तो याद रखना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये ऑलरेडी बेटा परचेजेस से एडजस्ट हो गया है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इक्विटी कैपिटल, 10% डिबेंचर, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेलिंग इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड, सस्पेंस अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, authorized share capital of the company's 40,000 shares of 10 each. Company on the advice of independent valuer wishes to revalue the land at 3,60,000. Declare final dividend at 10%. Suspense account of 4,000 represents cash receipt for sale of some machinery on 1st April 11. The cost of the machinery was 10,000 and accumulated depreciation thereon being 8,000. Depreciation is to be provided on plant and machinery at 10% on cost. You are required to prepare Omega Limited's balance sheet as on 31st March 12 and statement of profit and loss account with notes to accounts for the year ending 31st March 12 as per schedule 3. Ignore previous year's figures and taxation. तो बेटा बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है बेटा। एक काम करेंगे बच्चे, वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे पार्ट 1 बैलेंस शीट है बेटा और पार्ट 2 पीएल है, लेकिन बेटा बैलेंस शीट ना पहले बन नहीं सकती बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए आपको प्रॉफिट्स चाहिए, पीएल का बैलेंस चाहिए। तो बेटा पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल और फिर बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। लेकिन वैसे देखा जाए तो पहले बैलेंस शीट बनती है फिर पीएल बनता है, लेकिन बेटा बिना पीएल के आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो हम पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। और बेटा मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से ना बेटा मेरी बातें समझनी है, बस हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट and loss for year ending 31st March 2012. 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। बना लो बेटा फॉर्मेट, फिर करना शुरू करते हैं।
ठीक है बच्चे, चलो आओ मेरे साथ साथ। बेटा मैं ना सबसे पहले पीएल बाद में बनाते हैं बेटा, सबसे पहले ना मैं कुछ वर्किंग नोट्स बेटा बना रहा हूँ। ये वर्किंग नोट्स बेटा किन चीज़ों के हैं बेटा, एडजस्टमेंट्स जो दे रखी है ना, पहले हम उन एडजस्टमेंट्स को ज़रा एक बार कर लें, फिर बेटा हमारा काम आसान हो जाता है। तो पहले एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ बेटा। देखो उसने कहा कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विशेस टू रीवैल्यू द लैंड एट 360। मुझे एक बार बताओ, करंटली बेटा बैलेंस शीट में लैंड 220 पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है बेटा, रीवैल्यू करके हो गया 360। मतलब बच्चे लैंड आपका अपवर्ड रीवैल्यू कर रहा है। कितने से बेटे, 140 से अपवर्ड रीवैल्यू कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अपवर्ड रीवैल्यू करने की जर्नल एंट्री बेटा क्या बनाओगे? लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बेटा प्रॉफिट हो रहा है ना, कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। कितने का बेटे? 140। तो लैंड अपवर्ड रीवैल्यू हो गया 140 से। बात समझ आ गई? ठीक है बेटा, इसका इफेक्ट ध्यान रखना क्या पड़ेगा। ये देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा इसका, ये जो लैंड था ये 140 से इंक्रीज हो जाएगा, 220 प्लस 140 360 हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड पे रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 140 का। बात समझ आ रही है बेटा? ये हो गया पहला पॉइंट। अगला, डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट 10%। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10%, पे नहीं कराए, डिक्लेयर किया है। बेटा अगर मैं पूछूं डिविडेंड डिक्लेयर करने की बेटे क्या एंट्री होती है? डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होगा? पीएल से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बेटा, पे नहीं हुआ है अभी, तो टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। बेटा पे नहीं हुआ है तो मैं डिविडेंड आउटस्टैंडिंग कह रहा हूं इसे, ठीक है। कितना बेटा? 10%। मुझे बताओगे बेटा ये 10% किसका होगा? 10% किसका? बेटा डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा फेस वैल्यू है 300, तो 300 पे 10%, ठीक है। कितने रुपए का डिविडेंड आ गया? 30 रुपीज का डिविडेंड आ गया, पक्का? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे इस डिविडेंड का डबल ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? डिविडेंड आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है, कहां पर अपेयर करेगी बच्चे? बैलेंस शीट में अपेयर करेगी। डिविडेंड एक लायबिलिटी है, कहां पर अपेयर करेगी? बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी हेड में। डिविडेंड एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में अपेयर करेगी करंट लायबिलिटी हेड में। और एक बात बेटा और याद रखना, पीएल डेबिट हो रहा है बेटा, ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चे जब बनाएंगे पीएल और बैलेंस शीट। पीएल डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹30। प्रॉफिट्स बेटा 30 रुपीज से कम हो जाएंगे, प्रॉफिट आपके 30 रुपीज से कम हो जाएंगे। हो गया बेटा डबल इफेक्ट। तो एक तरफ बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा और एक तरफ बेटा प्रॉफिट्स 30 से कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट आ रहा है बेटा? अच्छा आओ अगला बेटा सुनना, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4000 represents cash received for sale of some machinery on 1st April 11। बेटा ध्यान से सुनना। बेटा हुआ क्या, हमने ना कोई मशीनरी बेची थी, कितने की? 4000 की। बेटा जब मशीन बेचोगे तो कैश का इनफ्लो होगा ना, तो कैश अकाउंट बेटा 4000 से क्या होना चाहिए था? डेबिट।
और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ना कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैश में कोई दिक्कत नहीं हुई, कैश को डेबिट करना था हमने कर दिया। मतलब ये जो बैंक है ना 20 का, दिस इंक्लूड्स 4000, तो कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ मशीनरी इस बैंक के बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन बेटा हमसे गलती क्या हुई, हमें मशीनरी को क्रेडिट करना था, वो हमने नहीं करा। मतलब बात समझो, एंट्री बननी थी बैंक डेबिट, लिखना मत बेटा अभी, बैंक डेबिट टू मशीनरी। सिंपल कर रहा हूं अभी, कितने से डेबिट होना था बेटा, बैंक 4000 से, और मशीनरी क्रेडिट होनी थी 4000 से। हमने बैंक को तो डेबिट कर दिया, लेकिन बेटा हमने मशीनरी को क्रेडिट नहीं करा। अब सुनो, आप लोगों ने बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, और मुझे बताना बेटा, बैंक डेबिट हो गया तो इससे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बढ़ गई बेटा 4000 से, लेकिन क्रेडिट साइड, मेरी बात समझो बेटा, बैंक डेबिट कर दिया 4 से, लेकिन बेटा क्रेडिट नहीं करा मशीनरी को। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 4000 से बढ़ गई। तो बेटा हमने क्या करा, हमने जो डिफरेंस आ रहा था ना क्रेडिट साइड पे, उसे हमने एडजस्ट कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। और आपको बेटा पढ़ा हुआ है आपने फाउंडेशन लेवल में, जब एक एस्पेक्ट हमने किया है, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, और दूसरा एस्पेक्ट हमने नहीं करा है, मतलब एक एस्पेक्ट की पोस्टिंग हमने कर दी है, दूसरे एस्पेक्ट की पोस्टिंग नहीं करी है, तो डिफरेंस इज एडजस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा वही हुआ है, डेबिट साइड 4000 से बढ़ गई तो क्रेडिट साइड बेटा 4000 से कम रह गई। तो हमने क्या करा, क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आ रहा था उसे एडजस्ट कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। यानी बेटा पता है हमने एंट्री क्या बनाई, हमने एंट्री बना दी बैंक डेबिट 4000, होना चाहिए था टू मशीनरी, लेकिन आपने टू मशीनरी तो किया नहीं, तो आपने कर दिया टू सस्पेंस अकाउंट 4000। बात समझ आई बेटा? यानी सुनो, आपने जो एंट्री बनाई है बेटा इनकरेक्ट एंट्री, आपने जो इनकरेक्ट एंट्री करी है, आपने क्या करी, बैंक को तो आपने डेबिट कर दिया, बिल्कुल सही किया 4000 से, लेकिन मशीनरी को क्रेडिट नहीं करा, तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा था वो आपने एडजस्ट कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। यानी आपने एंट्री बना दी बच्चे बैंक डेबिट टू सस्पेंस। ये कौन सी एंट्री है, इनकरेक्ट जो आपने करी। अब बेटा बनाएंगे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब बनाते हैं बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ध्यान से सुनना बेटा, पढ़ो जरा एक बार बेटा, पॉइंट पढ़ो वो अपना। मुझे एक बार बताओ बेटा, आपने मशीनरी बेची थी ना, तो बेटा बैंक डेबिट होना चाहिए था, कितने से, कितने की बेची बेटा, 4000 की। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, मशीनरी की कॉस्ट बेटा 10,000 थी, मशीनरी की कॉस्ट 10,000 थी। और बेटा अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, बेटा अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो मशीनरी कॉस्ट पे ही अपेयर कर रही है बेटा, कॉस्ट पे ही अपेयर कर रही है। तो बेटा मशीनरी को क्रेडिट कॉस्ट पे ही करना, मशीनरी को क्रेडिट कॉस्ट पे ही करना टू मशीनरी। क्या कॉस्ट थी, 10,000। बात समझ आई बेटा सबको? कॉपी करो बेटा यहां तक। तो बैंक डेबिट हो गया 4 से और मशीनरी क्रेडिट 10 से होगी बेटा जो कॉस्ट थी। याद रखना, क्योंकि मशीनरी कॉस्ट पे दे रखी है तो मैंने क्रेडिट बेटा कॉस्ट से ही करी है। अगर WDV पे दे रखी होती तो मैं WDV से क्रेडिट करता। अभी सुनो, अब बताओ बेटा इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, 8 का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। तो सुनो, 10 की कॉस्ट थी
और उस पर बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगा चुका हूं मैं, डेप्रिसिएशन डेबिट कितना, 8 का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं बेटा। तो बात तो वही आ गई ना, 10 की कॉस्ट माइनस 8 का डेप, तो WDV 2000। बेटा मेरे ख्याल से एंट्री का प्रिपरेशन क्लियर हो रहा है। अब बताओ 2000 WDV की मशीन आपने 4000 की बेची, 2000 के प्रॉफिट पे बेची, कहां जाएगा बेटा प्रॉफिट, पीएल में। लो बेटा कायदे में बेटा ये वो करेक्ट एंट्री थी जो आपको पास करनी चाहिए थी। ठीक है, अब बताओ बेटा, याद करो रेक्टिफिकेशन चैप्टर। इसके बाद बेटा अगली एंट्री कौन सी बनाते थे, रेक्टिफाइड एंट्री। अगली एंट्री बनाओगे बेटा रेक्टिफाइड एंट्री। तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बैंक डेबिट होना चाहिए था, मैंने बैंक को डेबिट भी करा, तो बैंक तो बेटा सही हो रखा है, मैं इसे काट रहा हूं, बैंक तो सही हो रखा है। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा ध्यान से, मुझे बताओ किसको डेबिट करना चाहिए था, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं करा, तो मैं अब कर देता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8000। अच्छा और बताओ, सस्पेंस क्रेडिट नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने करा, तो सही करने के लिए सस्पेंस को डेबिट कर देता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 4000। 2 बेटा पीएल को क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, लेकिन आपने नहीं करा, तो अब कर दिया। और मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से, नहीं करा, तो मैंने अब कर दिया। लो बेटा ये आपकी हो गई रेक्टिफाइड एंट्री। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, कॉपी करो बच्चे। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं बेटा। अच्छा चलो करें। अब सुनो, सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से, जो मैं कहूंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, सस्पेंस का, सस्पेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं। सस्पेंस पे बेटा, सस्पेंस को क्या करना है, 4000 से डेबिट करना है ना। तो आओ एक बार ट्रायल बैलेंस पे आओ बेटा अपने, ये देखो ये रहा ट्रायल बैलेंस बेटा। मुझे बताओ सस्पेंस, सस्पेंस 4 से क्रेडिट हो रखा है, अब हमें 4 से इसे क्या करना है, डेबिट, तो -4। तो बेटा सस्पेंस तो बुक से हो गया खत्म। भाई 4 से क्रेडिट हो रखा था, मैंने 4 से डेबिट कर दिया, हो गया खत्म। तो सस्पेंस तो हो गया बुक से खत्म। लो सस्पेंस आपका बुक से खत्म। अब बताओ, अब बताओ बेटा डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, डेबिट करना है, कितने से बेटा, 8000 से। नोटिस करना बेटा आपके पास कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है बेटा, क्रेडिट साइड पे देखना, ये देखो ये देखो ये देखो बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है बेटा 172, इसे फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, 8000 से इसे क्या करना है, डेबिट। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा प्रोविजन का बैलेंस 8 से, तो बच गया 164। समझ आ रहा है सबको बेटा, ये साथ साथ जरूर करना है, नहीं तो बैलेंस शीट में दिक्कत आएगी आपको। अच्छा फिर बेटा पीएल को क्या करना है, 2000 से क्रेडिट। तो ठीक है बेटा, जब मैं पीएल बनाऊंगा ना बेटा, जब मैं पीएल बनाऊंगा उसमें फर्स्ट हेड तो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा आता है अदर इनकम। तो बेटा मैं इस 2000 को शो कर दूंगा अदर इनकम्स वाले हेड में। ये याद रखना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, ये अदर इनकम्स में जाएगा। और मशीनरी को 10,000 से क्रेडिट करना है। आओ मशीनरी अकाउंट पे देखो बेटा, ये रही मशीनरी 770 की 10 से क्रेडिट करना है, मतलब माइनस, तो 770 माइनस 10 760। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई, कोई दिक्कत? चलो और बेटा उसने क्या कहा था, लास्ट पॉइंट,
डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। एक बेटा वर्किंग नोट बनाओ जरा मेरे साथ साथ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलो मेरे साथ साथ बनाओ बेटा। बेटा एक बार एडजस्टमेंट्स कर लेंगे ना फिर इजी हो जाएगा। बेटा बताओ कि डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या होगी। बेटा डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है ना, पीएल डेबिट हो जाएगा बेटा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटा किस पे लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे। याद रखना प्लांट और मशीनरी बेटा 770 की थी, 10 से रिड्यूस होके 760 की रह गई, तो 760 पे 10%, 76 का डेप्रिसिएशन। लो बेटा अब बताओ इस 76 को पीएल में डेबिट करना है बेटा। तो बेटा जब हम पीएल बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे, तो उसमें एक्सपेंसेस में एक हेड आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, उसमें बेटा इसको शो कर देंगे 76 को। अच्छा दूसरा इफेक्ट इसका किस पे पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होना है 76 से। आओ ये देखो बेटा, ये रहा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 164 था ना, 76 से क्रेडिट होना है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं करूं तो ये आता है 164 प्लस 76, 164 प्लस 76 240 हो जाएगा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लो मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ। अब बेटा फॉर्मेट्स में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो ये एडजस्टमेंट्स है। करें बेटा अब शुरू। चलो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। करें, चलो आओ बेटा। सबसे पहला हेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा, जरा अपने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देखना बेटा। अच्छा इक्विटी कैपिटल नहीं आएगा, 10% डिबेंचर्स नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, पीएल नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। सेल्स आ जाएंगी बेटा 700 की, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 700। फिर सेकंड अदर इनकम्स, बेटा इसका नोट नंबर 1 बनाना, अदर इनकम्स का नोट नंबर 1। चलो बनाओ मेरे साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 अदर इनकम्स। बेटा कौन सी अदर इनकम थी मुझे बताओगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बचे, ये अदर इनकम्स का पार्ट है बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बेटा इसे इन थाउजेंड्स करना, 2 फिगर्स इन थाउजेंड्स है। बस और कोई अदर इनकम नहीं है बेटा, 2। तो इनकम साइड का टोटल आ गया 702। ये आपकी इनकम आ गई। चलो कॉपी कर लो बेटा। अच्छा बच्चे अब अगला खर्चा जो आता था, पहला खर्चा वो आता था बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। याद करो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते थे बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन पढ़ के बताओ बेटा, कुछ रॉ मटेरियल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, नोटिस करो बेटा। परचेजेस वैसे दे तो रखी हैं आपको 320 रुपए की,
लेकिन ये नहीं कहा है बेटा कि ये रॉ मटेरियल की परचेज है, हो सकता है फिनिश गुड्स की हो। कुछ लिखा हुआ बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस है या ट्रेडिंग कंसर्न का केस है बेटा? बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम ना इसे ट्रेडिंग कंसर्न का केस मान के चलेंगे, और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जीरो हो जाएगा बेटे, ठीक है, तो छोड़ दो उसे, मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। फिर आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और बेटा परचेजेस कितनी दे रखी थी? 320। परचेजेस आपकी 320। परचेजेस 320, ठीक है। फिर बेटा आएगा आपका, एक बार फॉर्मेट अपना देखो जरा, ये देखो बेटे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो बेटे है नहीं, परचेजेस हमारा हो गया। अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, बेटा इसका ना मैं पॉइंट इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं आगे, लेकिन आपसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा बेटे। अगला आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में पता है किस तरह के एक्सपेंसेस आते हैं? सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, ये सब खर्चे बेटा पढ़ के बताना। कोई सैलरी वेजेस डेबिट साइड देखो है, सैलरी वेजेस बेटा अलग से तो कुछ नहीं दे रखा है, तो छोड़ दो इसे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी नहीं है। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। चेक करो है क्या, ये देखो बेटा दे रखा है आपको, डिबेंचर इंटरेस्ट 20, ये आपकी क्या बन जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट 20, ठीक है। फिर आता है बेटा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? प्लांट और मशीनरी पे चार्ज किया था ना, ये देखो बेटे, ये देखो 76 का डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज किया था प्लांट और मशीनरी पे, ये आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। बेटा इसका वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 2। अदर एक्सपेंसेस, बेटा किस तरह के खर्चे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे? जो बचे हुए हैं ना वो सब आएंगे बेटा, जो बच गए। देखना जरा कौन कौन से बच गए बेटे, स्टार्टिंग से देखो, खर्चे देखना, खर्चे देखना बेटा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे 60, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 30। डिविडेंड मत लिख देना बेटा, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 30। टोटल आ गया बेटा 120, ठीक है। टोटल 120। तो बेटा अगर खर्चों का हम टोटल कर दें तो ये आता है बेटे आपका 320 प्लस 20 प्लस 76 प्लस 120, 536। एक्सपेंसेस का टोटल 536, ये आपके आ गए एक्सपेंसेस। बी कॉपी कर लो बेटा। बेटा वैसे ना जो
इनकम माइनस एक्सपेंस जो अब आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। खैर बेटा इस क्वेश्चन में ना एक्सेप्शनल आइटम्स है ना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। फिर आ जाता है बेटा एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस होंगी, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स माइनस होंगी, कुछ नहीं है। ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस होता है टैक्स। बेटा लास्ट लाइन अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसने कहा है इग्नोर टैक्सेशन, वो भी नहीं है। तो सीधे बेटा ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर ए माइनस बी। सीधे बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 702 और 536, 166 का प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटा अब आप एक बात सोचोगे शायद कि सर क्वेश्चन में दो डिविडेंड्स दे रखे थे, एक तो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था और एक इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा था, हमने उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। बेटा उनका ट्रीटमेंट आएगा, लेकिन जो ये फॉर्मेट है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट है, ये बेटा फॉर्मेट ना कहीं पर भी आपको एप्रोप्रिएशंस माइनस करने को नहीं कहता है। तो देखो एक बार फॉर्मेट देखो बेटा, ये देखो मैंने बेटा नीचे कहीं पर भी, ये देखो नीचे मैंने बेटा कहीं पर भी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जैसे डिविडेंड मैंने बेटा माइनस नहीं करा है। माइनस होगा लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बेटा नहीं आएगा। हम सीधे बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस हेड में बेटा डिविडेंड को क्या करेंगे, माइनस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डिविडेंड्स एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट को आप माइनस नहीं करोगे। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका पीएल का फॉर्मेट हो गया। ठीक है बच्चे, चलो आओ अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ध्यान से देखना है, सिंपल है बेटे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। बेटा 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। बेटा पर्टिकुलर्स में पहला हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हेड आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में फर्स्ट सब हेड आएगा शेयर कैपिटल। लिखो बेटा। अच्छा हमने 2 नोट्स टू अकाउंट्स बना लिए ना, उसके आगे कंटिन्यू करना बेटा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 शेयर कैपिटल। तो बेटा अपने आप मेरे को बताओ, अपने ट्रायल बैलेंस जो दे रखा है उसकी क्रेडिट साइड देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बेटा 300। अब बेटा इंपॉर्टेंट है, सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बेटा एक काम करो, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देखो कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस बेटे आपको दे रखे हैं। जनरल रिजर्व 130 का, ठीक है। पीएल सुनना बेटा, पीएल सुनना बेटा, ये जो 72 दे रखा है ना, ये पीएल का बच्चे ओपनिंग बैलेंस है 72।
अच्छा, ओपनिंग बैलेंस में बताओ क्या ऐड करोगे? करंट ईयर का जो प्रॉफिट कमाया है आपने वो ऐड करोगे। करंट ईयर प्रॉफिट कितना कमाया था बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में देखो कितना प्रॉफिट कमाया था करंट ईयर में आपने। ये देखो 166 का प्रॉफिट आपने करंट ईयर में कमाया, ऐड होगा बेटा। तो टोटल आ गया 238। इसमें से बेटे अब माइनस करना एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड। बेटा दो डिविडेंड थे, फाइनल डिविडेंड था 30 का और इंटरिम डिविडेंड था 18 का। तो 48 माइनस होगा और ये आएगा 190। ठीक है बच्चे। बेटा इसके अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व था 140 का, ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम था बेटा कितने का? बैलेंस शीट में देखो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा था, ट्रायल बैलेंस में देखना 40 का। एड अप कर दो इसे 500। ये आपके रिजर्व्स और सरप्लस का टोटल 500। कॉपी कर लो बच्चे। बेटा फिर सेकंड हेड आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में ना सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इसका बनाना नोट नंबर 5, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का नोट नंबर 5, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में ट्रायल बैलेंस देखना, मेरे ख्याल से बच्चे एक ही है बस, 10% डिबेंचर्स 200 के। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स आ गए 200 के। ठीक है, और थर्ड आता है बेटा करंट लायबिलिटी हेड। ठीक है बेटा, करंट लायबिलिटी में अपनी क्रेडिट साइड देखना क्या क्या है। बेटा ट्रेड पेबल से बेटा ए पॉइंट, ट्रेड पेबल्स कितने के बचे? 52। और बेटा एक करंट लायबिलिटी और थी, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, कितने का? 30 का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था। बेटा टोटल कर दो, आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। $1082 आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। 1082 कॉपी करो बेटा। कर लिया बेटा। अब असेट साइड करें। असेट्स, अच्छा बच्चे असेट्स में पहला कौन सा आता है? हेड नॉन करंट असेट्स। बेटा नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है सबसे पहले टेंजेबल असेट्स। टेंजेबल असेट्स, ठीक है।
चलो बेटा कितने नोट्स बन गए हैं हमारे? नोट नंबर 5 तक बन गया ना, नोट नंबर 6 बनाओ बेटा इसका, टेंजेबल असेट्स का। नोट नंबर 6, टेंजेबल असेट्स। आओ ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड बेटा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। लैंड दे रखा है बेटा, लैंड आपका 220 का था, 140 से अपवर्ड रीवैल्यू हो गया था, तो लैंड हो गया 360 का। फिर प्लांट एंड मशीनरी बेटा 770 की थी, ठीक है, -10 की तो बिक गई थी, बची 760। और बेटा नोटिस करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है प्लांट और मशीनरी का, तो इसी में से माइनस करके दिखा देते हैं कितना, 240 का। तो -240 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया बेटा मैंने, 520 आ गया, टोटल 880। आया समझ बेटे? अच्छा बेटा बाकी नॉन करंट असेट्स में ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे टेंजेबल असेट्स थे, इंटेंजेबल है नहीं बेटा कोई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थी वो नहीं है, और नॉन करंट असेट्स में था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो भी नहीं है, डेफर्ड टैक्स असेट वो भी नहीं है आपका, ठीक है। तो अब हम सीधे बेटे करंट असेट्स पे चल रहे हैं। सीधे करंट असेट्स पे। करंट असेट्स में सबसे पहले था करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं है, फिर इन्वेंट्रीज। पढ़ के बताओ ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्रीज कितने की हैं? 86 की, इन्वेंट्रीज 86। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बच्चे आपके 96 के। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक का बैलेंस दे रखा था ना कितना, 20, बस टोटल कर लो बेटा इसका, ये आपकी एसेट साइड हो गई। 880, 86, 96, 20, 1082। लो बेटा ये बचे आपका पूरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा मेन केस आपके एडजस्टमेंट्स का है, फॉर्मेट तो बन जाएंगे मेन एडजस्टमेंट से, कॉपी कर लो बच्चे, बाकी बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।